नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ये सुपर फास्ट लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ है आपकी, और इस सीरीज़ में आज हम कवर करने वाले हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, एसएससी है, एसआई है, कोई भी एग्ज़ाम है, उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे काल रेखा यानी कि क्रोनोलॉजी। आपने देखा होगा अभी सभी एग्ज़ाम्स में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कौन सी चीज़ इसके बाद हुई थी, फिर किस सन में क्या हुआ, मैच द फॉलोइंग में वो आते हैं, उसके बाद कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है, उस पर क्रोनोलॉजी का ही सारा खेल है। आधुनिक भारत की क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम पूरा आधुनिक भारत क्रोनोलॉजी के माध्यम से देखेंगे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम टेबल्स या फैक्ट्स के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है आपकी आधुनिक भारत की 1498 वास्को डिगामा का भारत आना। कहाँ पर? कालीकट के बंदरगाह पर, और वहाँ पर जमोरिन द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फैक्चुअल बेस्ड है ये। ठीक है, रिवीजन सीरीज है क्योंकि। चलिए, उसके बाद यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, कालीकट में प्रथम फैक्ट्री बनाते हैं अपनी। उसके बाद डच है, उनकी पहली बनती है मसूलीपट्टनम में, अंग्रेज़ों की सूरत में, और फ्रांसीसियों की भी सूरत में। ठीक है, फिर क्या होता है, 1757 की हम बात करते हैं, उसमें प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेज़ों की विजय होती है इसमें। और उस समय में बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, और सिराजुद्दौला जो था उससे युद्ध होता है, जो कि हार जाता है। ये होता है बंगाल का नवाब। 1764 की बात करते हैं, बक्सर का युद्ध, जिसने अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से स्थापित कर दिया था। इसमें अंग्रेज़ों की विजय होती है। अंग्रेज़ों की साइड से हेक्टर मुनरो था, और दूसरी तरफ मीर कासिम बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय ये मुगल बादशाह। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ ये है कि इस समय पे हेक्टर मुनरो जो थे वो युद्ध में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस टाइम पर बंगाल का गवर्नर कौन था? ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में बंगाल का गवर्नर जो था वो था उस टाइम पर वेंसी टार्ट। अभी हम गवर्नर और गवर्नर जनरल्स आगे पूरा एक बार देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बक्सर का युद्ध ये लोग हार जाते हैं अंग्रेज़ों से, और वहाँ होती है इलाहाबाद की संधि, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी जाती है। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी और फौजदारी दोनों तरीके के अधिकार आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1773 बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक इतिहास की दृष्टि से। क्या होता है इसमें सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के को रेगुलेट करने के लिए, कि वो यहाँ पर जो व्यापार कर रही है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और यहीं से आपका फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, और एलिजे इम्पेस के पहले चीफ जस्टिस बनते हैं, महान्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। किसके लिए इसकी स्थापना की जाती है? भारतीय जो ग्रंथ है उनको यूरोपीय भाषा में अनुवाद करने के लिए। इसका पूरा डिटेल मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में कराया हुआ है। ठीक है, 1793 में फिर कार्नवालिस संहिता या कार्नवालिस कोड में स्थापना की जाती है बंगाल में इस्तमरारी व्यवस्था की। ठीक है, अच्छा, इस्तमरारी व्यवस्था कह लीजिए आप इसे, रैयतवाड़ी व्यवस्था कह लीजिए। तो इस तरीके से 3 व्यवस्थाएं आई थी आपकी। एक थी आपकी रैयतवाड़ी, एक थी आपकी महालवाड़ी, ठीक है। तो स्थाई इस्तमरारी हो गया आपका, या जैसे हम स्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपका हो गया महालवाड़ी, और एक हो गया आपका रैयतवाड़ी। तो स्थाई बंदोबस्त में क्या होता था कि यहाँ पर जमींदारों से टाई अप किया जाता था कि भाई इतना इतना जो राज्य का वित्त है तो उसका अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। अब आपसे हम वसूलेंगे, ये अंग्रेज़ों का उनसे सेटलमेंट था। अब जमींदारों को पूर्ण अधिकार था कि वो जो किसान हैं उनसे कितना वसूल रहे हैं। मान लीजिए जो अंग्रेज़ हैं उनका एक डिसाइड हो गया कि भाई हमें तुमसे 100 रुपये चाहिए।
अब उस जमींदार उनको 100 रुपये देने के लिए किसानों से 200 रुपये ले, 500 रुपये ले, उससे अंग्रेज़ों को कोई मतलब नहीं होता था। तो इससे क्या हो रहा था कि किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर उसके बाद आता है आपकी महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि इसमें जो गांव का मुखिया होता था उससे उनका संबंध होता था। महाल का मतलब है पूरा एक क्षेत्र, ठीक है। फिर क्या आता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है। रैयत का मतलब होता है किसान। तो यहाँ पर क्या था, डायरेक्ट सेटलमेंट किसान के साथ था कि भाई इतना होगा और इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि महालवाड़ी जो व्यवस्था थी ये थी आपकी बेसिकली उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है। और उसके बाद आप अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो ये यहाँ पर था बंगाल, बिहार, ठीक है। और अगर आप रैयतवाड़ी की बात करेंगे तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं सदर्न पोर्शन में, जैसे बम्बई हो गया, फिर आपका मद्रास हो गया, और ये असम के भी कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 व्यवस्थाएं थी, जिसमें से स्थायी बंदोबस्त की अगर आप बात करोगे तो कॉर्नवालिस और जॉन शोर जो था वो इस नीति को लेकर आया था। महालवाड़ी की आप बात करेंगे तो ये हॉल्ड मैकेंजी इसके द्वारा तैयार की गई थी और विलियम बेंटिक द्वारा इसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। फिर अगर रैयतवाड़ी की बात करेंगे तो रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो ने स्थापित की थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनका जो व्यवस्था थी उसके बारे में बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। 1801 में अवध में वेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। सहायक संधि में क्या होता है, सहायक संधि में आप जो भी राज्य है उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपका एक प्रतिनिधि राज दरबार में रहेगा जिससे कि वहाँ पर कुछ भी गुप्त बातें ना हो सकें। तो इस तरीके से जो एक अंग्रेजी सेना है वो आपका सपोर्ट करने के लिए आपके लिए रहेगी, लेकिन उसका पूरा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। इस तरीके से ये सहायक संधि लागू की थी इन्होंने। अब वो किसने इस चीज़ को माना था वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हम केवल क्रोनोलॉजी देख रहे हैं। 1803 में क्या हुआ, कोलकाता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेजली ने एक लिखित मिनट्स दिया था। चलिए 1818 में क्या होता है, दक्कन पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है और मुंबई को नए प्रांत की राजधानी बनाया जाता है। मुंबई यानी कि अभी मुंबई है जो उस टाइम पे बम्बई थी। तो वहाँ पर क्या होता है, बम्बई में दक्कन में प्रथम राजस्व व्यवस्था जिसको हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, ये मुनरो और चार्ल्स स्ट्रीट की सिफारिश से शुरू हुई थी। इसके बारे में अभी हम देख चुके हैं, ठीक है। 3 व्यवस्थाएं थी, अभी हमने देख लिया। बस अब आप ये ध्यान रखिएगा किस किस ने कहाँ पर शुरू की थी। 1818 में रैयतवाड़ी हुई है, 1822 में महालवाड़ी हुई है। अगर इनका भी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आता है इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस का। उसके बाद आता है आपका रैयतवाड़ी, ठीक है, मुंबई इसका क्षेत्र है। और उसके बाद आता है आपका महालवाड़ी। इनको आपको तीनों को याद रखना है, इनका भी सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 1853 लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बम्बई से ठाणे आपका रेलवे लाइन बिछती है। 1857 बम्बई, मद्रास और कोलकाता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। अब देखिए जो आपका सीक्वेंस बनता है, वो क्वेश्चंस आपको जो दिए जाते हैं वो ऐसे ही दे देते हैं। या तो वो दे देगा आपको 1818 रैयतवाड़ी व्यवस्था, 1822 महालवाड़ी व्यवस्था, 1853 बम्बई से ठाणे रेलवे लाइन और 1858 बम्बई, मद्रास, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना। अब वो दे देगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या फिर आपको एक साइड चीज़ें दे दी जाएंगी, एक साइड सन दे दिए जाएंगे। तो ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप थोड़ा ध्यान रख के चलें और 2-3 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। इसमें ना आपको हर एक चीज़ एक सीक्वेंस में ही कराई हुई है, जिससे आपको याद करने में ईजी रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 नगवा जिले में, बलिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद 1849 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में ये शामिल हुए। काय में बैरकपुर छावनी थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34th रेजिमेंट। 1856 में इन्होंने सेना में ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ। फरवरी 1857 में कारतूस में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल से रोष उत्पन्न हो गया। यानी अब पता चल गया है फरवरी 1857 में कि उसमें कारतूस में चर्बी इस्तेमाल की जा रही है।
29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर परेड ग्राउंड में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब इनको फांसी देने के बाद क्या हुआ, विद्रोह बढ़ा और फिर क्या होता है, 10 मई 1857 मेरठ में सैनिक विद्रोह होता है। ये डेट कई बार पूछी गई है, ठीक है, कि मेरठ में सैनिकों का प्रथम विद्रोह जो था वो किस तिथि को शुरू किया गया था। फिर 11 से 12 मई 1857 में क्या होता है, दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह होता है और बहादुर शाह जफर जो थे, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, ठीक है, जिनके बारे में हम मुगल्स में पढ़ चुके हैं, इनका सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार कर लिया जाता है। इन्हें मतलब कहते हैं कि भाई कोई ना कोई हेड हमें चाहिए, तो आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करें। 20 से 27 मई को क्या होता है, अलीगढ़ इटावा मैनपुरी एटा में सिपाही विद्रोह होता है। 30 मई 1857 लखनऊ में विद्रोह होता है। तो सबसे पहला विद्रोह हुआ मेरठ में, फिर आता है अलीगढ़ इटावा मैनपुरी वाले रीजन और उसके बाद लखनऊ आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम राष्ट्रीय आंदोलन के साथ। तो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या होता है, 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आते हैं। कब, 9 जनवरी को। इस दिन हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब 1917 में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। 10 अप्रैल को होता है आपका चंपारण आंदोलन और 20 अगस्त को होता है आपका अगस्त घोषणा, ठीक है। अच्छा, अगस्त में आपकी 3 चीज़ें हैं। एक है आपकी अगस्त घोषणा, ठीक है, एक है आपका अगस्त प्रस्ताव और एक है आपका अगस्त संकल्प। तो अगस्त घोषणा जो है वो संबंधित है मॉन्टेग्यू, जो उस टाइम पर वायसराय थे। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये संबंधित है लिनलिथगो से, और अगस्त संकल्प की बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है। कब हुआ था ये, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उन्होंने जो 8 अगस्त 1942, ठीक है, तो ये आपका अगस्त संकल्प है। फिर अगस्त घोषणा जो है ये यहाँ देख सकते हैं आप, 20 अगस्त को। इसमें ये कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य जो है वो भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है, ठीक है। इसमें अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथगो क्या कह रहे थे, ये 1940 में आया था, ये भी 8 अगस्त को ही आया था। और इसमें ये कहते हैं, इसमें इन्होंने मुस्लिम हितों का उल्लेख किया था और ये कहा था कि अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना कोई भी संवैधानिक परिवर्तन जो है वो लागू नहीं हो पाएगा, और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। तो ये अगस्त से रिलेटेड 3 चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब तो ये 1917 की बात थी। उसके बाद 1918 में आ जाते हैं। फिर खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन था और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन चलता है, ठीक है। गांधी जी के जो शुरुआती आंदोलन हैं उनको आप याद कर सकते हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1819 में बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। 1919 में क्या होता है, अच्छा इस टाइम पर आपको ये बताना है कि कौन गवर्नर जनरल और वायसराय, जो वायसराय थे वो कौन थे। 1919 की अगर आप बात करेंगे, 6 अप्रैल को आता है आपका रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह किससे रिलेटेड था, जो आपका रॉलेट एक्ट आया था जिसको हम काला कानून बोलते थे, और उसके अंतर्गत क्या था कि आप कोई भी संदेहास्पद व्यक्ति है उसको आप लेकर जेल में बंद कर सकते हैं, आपको कुछ भी नोटिस या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसको काला कानून बोला गया। उसके खिलाफ जो सत्याग्रह था वो रॉलेट सत्याग्रह था। 13 अप्रैल की बात करेंगे, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। 23 नवंबर को खिलाफत आंदोलन होता है। कहाँ से शुरू होता है ये, लखनऊ से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 1 अगस्त 1920, क्या होता है शुरू, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। 1922 को आपका 4 फरवरी को चौरा चौरी की घटना होती है और 12 फरवरी को गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और बारदोली में इस चीज़ की वो घोषणा करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि गांधी जी जो थे वो अहिंसा पर चलने वाले थे। और ये जो चौरा चौरी की घटना हुई, इसमें क्या हुआ था कि एक थाने में आग लगा दी थी, तो इसलिए गांधी जी रुष्ट थे, जो उनके साथ में काम करने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, और वहाँ से वो क्या करते हैं कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। चलिए 1924 में क्या होता है, अल्लूरी सीताराम राजू, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 2 वर्ष से चल रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष में। उसके लिए इनको गिरफ्तार करते हैं और फिर उस संघर्ष की समाप्ति हो जाती है इनकी गिरफ्तारी के बाद। जून 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन होता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाएं सरदार की उपाधि देती हैं। ठीक है। दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन होता है। यहाँ पर कांग्रेस क्या कहता है, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित करता है। उसके बाद बात करते हैं 1930 की। 1930 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए 12 मार्च को आपकी दांडी यात्रा प्रारंभ होती है। 12 मार्च से 6 अप्रैल जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। तो ये इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो दांडी यात्रा है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है, सिविल डिसोबीडियंस, वो आपका शुरू ही दांडी यात्रा से होता है। ठीक है। अंबेडकर जी क्या करते हैं, दलित वर्ग संगठन यानी दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल क्या करते हैं, उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत का विचार पेश करते हैं कि भाई अब मुस्लिम राज्य हमें चाहिए। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 होता है आपका पहला गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित एक बात यह है, महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया था, तो वो थे हमारे अंबेडकर जी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। अब 1931 की बात करते हैं। चलिए, तो अब 5 मार्च को जब गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, तो इसमें क्या होता है, देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका था, दूसरा होने वाला था। तो और इससे पहले क्या हो रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो अब अंग्रेज सरकार की मुश्किलें बढ़ रही थी। तो होता क्या है, गांधी इरविन समझौता में वो अब क्या कहते हैं कि ये आप ये समझ लीजिए, ये पहला कदम था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि जो भी कैदी हैं, जेल में बंद हैं, हिंसा के आरोपी, उन्हें छोड़ दिया जाएगा और राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। और इसके बाद ही जो कांग्रेस होती है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। ठीक है। अब 23 मार्च की बात कर लेंगे। शहीद दिवस, जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे हमारे, उनको फांसी दे दी जाती है। फांसी इनको क्यों दी जाती है, 8 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश हुकूमत की तत्कालीन जो केंद्रीय असेंबली थी वहाँ पर बम फेंका था। किस किसने फेंका था, भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है। और फिर सुखदेव और राजगुरु अन्य उसके अपराधी थे। लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था और भी चीज़ें इन पर चल रही थी। तो फांसी इन तीनों को दी जाती है। ठीक है। उसके बाद 7 सितंबर की बात करेंगे। 7 सितंबर से 24 दिसंबर तक फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन आया। इसके बाद ये हुआ था 17 नवंबर 1932 फिर आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है। 1933 की बात कर लेते हैं। चौधरी रहमत अली, इन्होंने ये शब्द दे दिया था कि पाकिस्तान, भाई हमें दूसरा मुस्लिम राज्य चाहिए, पहले ही इसकी पेशकश कर दी गई है, अब आ गया पाकिस्तान। उसके बाद 1935 की बात करेंगे। यहाँ पर जो 1935 का एक्ट, ठीक है, अभी भी आपने देखा होगा हमारे संविधान में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस एक्ट से ली गई हैं। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों पर प्रेशर बन रहा था और संवैधानिक दृष्टि से वो बोल रहे थे कि हम स्ट्रांग हो रहे हैं, भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था चीज़ों में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, सीमित प्रतिनिधिक सरकार के गठन का आश्वासन दे दिया जाता है। ठीक है, कि अब भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। उसके बाद अंबेडकर जी द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की जाती है 1935 में। 1937-39 में क्या होता है, ब्रिटिश भारत के 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्ता में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जीतते हैं कांग्रेस, एक अच्छी पार्टी बनकर उभर जाती है। अब चलिए 1940 में अब क्या होता है। 1940 में 8 अगस्त को आता है 8 अगस्त प्रस्ताव। अभी मैंने अगस्त की बात की थी, तब मैंने आपको बताया था, एक बार और देख लीजिए। इसमें क्या होता है, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार होता है जिसमें अधिकांश भारतीय होंगे और युद्ध के पश्चात एक संविधान सभा की स्थापना होगी। मतलब अब यह है कि ये लॉलीपॉप बार बार दे रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर लो आप और अपने जो आंदोलन है उनको समाप्त करिए। ठीक है, फिर 1940 में लाहौर में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है जिसमें मुस्लिम लीग जो है वो आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान शब्द को अपना लेती है। ठीक है, तो लाहौर में सम्मेलन होता है, किसका होता है, मुस्लिम लीग का। ठीक, 1942 की बात करेंगे। मार्च में आपका क्रिप्स मिशन आता है। क्यों आता है ये, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 8 अगस्त को क्या होता है, अगस्त संकल्प, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन। अभी मैंने आपको बताया था 8 अगस्त 1942 कि भैया वो संकल्प ले लेते हैं कि अब हम
स्वराज में नहीं मानेंगे, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। 1945 से 46 भारतीय में प्रांतीय चुनाव होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 102 निर्वाचित सीटों में से 57 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। तब 11 में से 7 जीता था वो क्षेत्रों को, ठीक है, वो ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र थे। अब यहाँ भारतीय प्रांतीय चुनाव का होते हैं। 1946 की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं आप 24 मार्च कैबिनेट मिशन आता है। पहले हमारा क्रिप्स मिशन आया था, इनको भी आपको याद रखना है, क्रिप्स मिशन देन कैबिनेट मिशन, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये इसमें मुख्य थे। 16 मई को कैबिनेट मिशन के संवैधानिक योजना की घोषणा की जाती है। 16 जून को मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी जाती है, कहते हैं कि चलो ठीक है, ठीक है। 16 जून को ही कैबिनेट मिशन द्वारा केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आ गया कि हाँ भाई लो, अब हम आपकी अंतरिम सरकार का भी गठन कर देंगे भाई, अब तुम अपने जो भी आंदोलन है उन्हें करना बंद कर दो। 16 अगस्त आता है, इस दिन मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे। तो इनका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इसीलिए था क्योंकि इनकी शुरू से एक ही मांग चल रही थी कि हमें अलग मुस्लिम देश का निर्माण करना है, ठीक है। फिर 16 से 19 अगस्त की बात करेंगे तो कलकत्ता में दंगे हुए, जिन्हें ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, महात्मा गांधी उन सांप्रदायिक हिस्सों को रोकने के लिए नोआखाली जाते हैं, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, ठीक है, और अन्य भी जो हिस्से थे उनका दौरा करते हैं, ठीक है। उस टाइम पर जो बंगाल वाला रीजन हुआ करता था, ठीक, तो इसमें नोआखाली का मेनली नाम आता है, ठीक है। 2 सितंबर को क्या होता है, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कर लिया जाता है, जिसकी जो कैबिनेट मिशन था उसमें परमिशन दे दी गई थी, ठीक। तो अब आपके जो देखिए सीक्वेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कैबिनेट मिशन आ गया, फिर आपको दे दिया जाएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, फिर आपको कलकत्ता दंगे दे दिए जाएंगे, फिर कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन दे दिया जाएगा। और अब आपसे ये कहा जाएगा कि अब आप इनको एक सीक्वेंस में लगाएं, कौन सी चीज़ पहले हुई थी, कौन सी चीज़ बाद में हुई थी, यहाँ से आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। 13 अक्टूबर को क्या होता है, मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने का फैसला। एक बार हमारी अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, तब मुस्लिम लीग नहीं थी राजी, बाद में वो राजी हो जाते हैं, तब फिर उसमें अंतरिम सरकार में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जिन्हें हम पॉलिटी में देखेंगे, ठीक है। 9 दिसंबर को आपका संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं, 9 दिसंबर 1946 को। अब देख लेते हैं 1947 में क्या क्या हुआ था। जनवरी से शुरुआत होती है। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा को भंग करने की मांग की जाती है। ये खुश नहीं है संविधान सभा के बनने से, ठीक है। 3 जून को 3 जून प्लान आता है, और ये कौन किसके उसमें आता है, माउंटबेटन, जिसको हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं 22 जून 1948 तक भारत को पूरी तरीके से छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर जून में ही आपका क्या होता है, रेडक्लिफ आयोग का गठन होता है। वो क्या करता है, वो भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग करने के लिए कौन कौन सी कहाँ से लाइन जाएगी, उसके लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन होता है कि कौन भारत में शामिल होगा और कौन पाकिस्तान में। 16 जुलाई को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता हो जाती है। कराची में जश्न हो रहा है, और यहाँ 14-15 अगस्त की जो मध्य रात्रि होती है, 14 अगस्त की मध्य रात्रि और 15 अगस्त शुरू होता है, वहाँ पर भारत की स्वतंत्रता मिल जाती है और स्वतंत्रता का जश्न मनाया जाता है। और यहीं से 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे शुरू हो जाता है मनना। चलिए फिर आप 26 नवंबर की बात करेंगे। 1949 को हमारा संविधान जो था ये बनकर तैयार हुआ और उसे संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। 26 नवंबर 2015 से हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है ये। और 26 जनवरी 1950 को फिर हमारा भारत का संविधान लागू हो जाता है, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी भी एक घटना है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर को ही तैयार हो चुका था, तो वो लागू तब क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि कांग्रेस के एक अधिवेशन में 26 जनवरी को उन्होंने झंडा फहराया था, और वो चाहते थे कि इस दिन को स्पेसिफिकली कभी मनाया जाए। तो जो स्वतंत्रता हमें मिली वो 15 अगस्त को मिली थी, इसलिए तब ये चीज़ नहीं हो पाई। इसलिए हमारे गणतंत्र को जो
संविधान हमारा लागू हुआ वो 26 जनवरी को किया गया था। और डिटेल में हम जो मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्रांतिकारी आंदोलन। हर चीज़ मैंने क्रोनोलॉजी वाइज ही बनाई हुई है इसमें, आप इसको इसी तरीके से याद कर सकते हैं। आप अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो को 2-4 बार देखकर इन्हें देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए। सबसे पहले 1897 की बात करते हैं। चापेकर बंधु थे, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। इन्होंने क्या हुआ था, उस समय की अगर हम बात लेना तो प्लेग फैला हुआ था महाराष्ट्र के रीजन में, और उस समय अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म किए थे जनता पर। तो इन्होंने क्या किया था, जो प्लेग समिति के अध्यक्ष थे रैंड, इनको गोली मार दी थी। तो ये इनका जो साथी था वहाँ पर, वो उसकी डेथ हो गई थी, इनकी थोड़े टाइम बाद हुई थी। लेकिन क्या हुआ, इन तीनों को फांसी दे दी गई थी इस जुल्म में। तो सबसे पहला ये क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होते हैं। उसके बाद 1908 में अलीपुर बम षड्यंत्र होता है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। इसमें डगलस किंग्स फोर्ट्स पर बम फेंकने की योजना बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद 1909 की बात करेंगे तो करजन वायली की हत्या किसने की थी, मदन लाल ढींगरा ने की थी, मूवी भी देखी होगी आपने। 1912 की बात करेंगे तो दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, इसका जो प्लान बनाया था वो रास बिहारी बोस ने बनाया था। इसमें एक औपचारिक जुलूस के दौरान वायसराय जो हार्डिंग थे उन पर बम फेंका गया था। इनके महावत जो था वो जख्मी हो गया था इसमें। अब 1925 की बात करेंगे तो काकोरी षड्यंत्र आता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा ट्रेन डकैती की गई थी, HSRA, ठीक है। किस किस ने की, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाडी ठाकुर, रोशन सिंह और भी इनके साथी थे। उसके बाद आता है केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 और लाहौर षड्यंत्र कांड 1931। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली विधानसभा में पर्ची फेंकते हैं और अपनी क्रांति की ओर, उनका उद्देश्य किसी को भी हानि पहुंचाने का नहीं था, और ना वो बम फेंककर और पर्चे फेंककर वहाँ से भागते भी नहीं हैं। वो वहाँ पर रहते हैं और वो ये बताते हैं कि हम तैयार हैं अब विद्रोह के लिए, ठीक है। और उसके बाद लाहौर षड्यंत्र होता है, उसमें होती है सैंडर्स की हत्या। तो ये 2 केसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1930 आता है चिटगांव शस्त्रागार छापा, और इसके आरोपी किसको माना जाता है, सूर्यसेन को। यहाँ हम एक फैक्ट और कवर करेंगे कि ये जो अलीपुर बम षड्यंत्र केस था, तो इसके ये जो आरोपी थे, तो खुदीराम बोस जो थे, इन्हें केवल 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। इन्होंने बम फेंका तो था, लेकिन जो बग्गी थी उसमें 2 महिलाएं थीं, किंग्सफोर्ड नहीं था, ठीक है। तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन इन्हें फांसी दी गई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के कौन सा क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई थी, तो वो याद रखिएगा, खुदीराम बोस, ठीक है। चलिए अब सिख धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पर सिख धर्म के आपके 10 गुरु दिए हुए हैं, और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो हैं। तो सबसे पहले हैं आपके गुरु नानक देव, ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, और गुरु का लंगर जो है उसको इन्होंने प्रारंभ किया था, जो कि हम लंगर वहाँ पर गुरुद्वारे में जाके खाते हैं। उसके बाद आते हैं गुरु अंगद, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। गुरु अमरदास, आनंद कारज विवाह समारोह जो होता है सिखों का, उसका इन्होंने आरंभ किया। गुरु अमरदास ने एक तो अमृतसर नगर की स्थापना की थी, और जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, जिसको हम हरमिंदर साहब भी कहते हैं, तो इसका इन्होंने कार्य शुरू कराया था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं कि अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है या हरमिंदर साहब जो हैं, उनका निर्माण प्रारंभ किसने कराया था, तो गुरु रामदास है। और अगर आपसे वो ये पूछे इसका संपन्न किसने कराया था, तो वो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद आदि ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की है। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गुरु तेग बहादुर, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, कहाँ, पटना में, ठीक। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की बात कर लेते हैं। तो खालसा नामक जो योद्धा समुदाय है, उन्होंने इनकी स्थापना की, और मानव रूप में ये अंतिम सिख गुरु थे। और इन्होंने इसके बाद क्या कर दिया था, गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित कर दिया था, ठीक है। ये इनकी क्रोनोलॉजी है और इनके इम्पोर्टेंट काम है। अब आपके देखिए कुछ प्रमुख शहर हो गए और इनके संस्थापक हो गए। कोलकाता जॉर्ज चार्नॉक, मद्रास फ्रांसिस डे, बम्बई गेराल्ड अंगियार, ठीक है। अब हम कुछ युद्ध देख लेते हैं।
तो ये जिसमें कर्नाटक युद्ध हो गया, मराठा युद्ध हो गया और सिख युद्ध, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की। 1746 से 48 हुआ। इसमें जो विजयी था वो फ्रांस था। ये तीनों जो युद्ध हुए हैं ये फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, पहला कर्नाटक युद्ध होता है, फ्रांस विजयी होता है और एक्स-लार्ज चैपल की संधि होती है। ये एक्चुअली युद्ध जो होता है भारत से शुरू नहीं होता है, ये जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रांसीसी थे इनमें उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और ये ऑस्ट्रिया से ही चल रहा था। ये यूरोप से ही ये चीज़ें चल रही थी और फिर भारत में आकर भी ये कंटिन्यू रहती हैं। ठीक है, तो भारत में कौन कौन से युद्ध हो रहे हैं, ये कर्नाटक में होते हैं युद्ध, इसलिए इन्हें कर्नाटक वॉर कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा 49 से 54 हुआ। ब्रिटेन इसमें विजयी रहा, यानी कि अंग्रेज़, और पौंडीचेरी की संधि होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 58 से 63, इसमें भी ब्रिटेन विजयी और पेरिस की संधि। इसकी संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए युद्धों में आप क्या देखेंगे, जो ब्रिटिशर्स रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या रही कि उन्होंने आपके साथ युद्ध किया, उसके बाद वो पहले युद्ध में हार गए हैं। ठीक है, वहाँ से उन्होंने आपकी शक्ति को देखा है, आपके साथ वो ट्रीटी कर लेते हैं, कोई संधि कर लेते हैं कि भाई ठीक है अब है ना, कोई बात नहीं, ये चीज़ आगे से नहीं होगी, ऐसा ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये ले लो, या जो भी कुछ आपको दिया जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपनी शक्ति को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जिस राजा के साथ संधि हुई है या जिसके साथ भी संधि हुई है वो आराम से बैठा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि अब फिर से युद्ध होने वाला है। और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर वहाँ पर अंग्रेज़ जीत जाते हैं और तब सत्ता क्या है, जो राजा पहले जीता था उससे चली जाती है। तो इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे, जो भी आप युद्ध देखेंगे, ये 2 या 3 जो भी युद्ध हुए हैं और जो संधियाँ हुई हैं उसमें इस तरीके की कुछ फ्रीक्वेंसी चीज़ें फ्रीक्वेंटली हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए ये युद्ध और इनकी संधियाँ इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वो आता है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो मैसूर राज्य की अगर स्थापना की बात करेंगे तो हैदर अली ने की थी। ठीक, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, 1767 से 69 तक ये युद्ध चलता है। हैदर अली विजय हो जाते हैं और मद्रास की संधि होती है। किसके, ये ब्रिटिशर्स के साथ ही चल रहे हैं जो युद्ध है। वहाँ पर फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों का था और यहाँ पर हैदर अली, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब आप फिर यहाँ देखिएगा 69 के बाद दूसरा युद्ध जो हो रहा है वो 80 में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज़ हार चुके हैं, अब वो कब आ रहे हैं, दोबारा दूसरे युद्ध में आ रहे हैं 80 में। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है, आयरकूट जो होता है अंग्रेज़ों की साइड से, वो क्या करता है, पोर्टो नोवा के युद्ध में 1781 में हैदर अली को पराजित कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हैदर अली के जो बेटे थे टीपू सुल्तान, उन्होंने क्या किया, हेक्टर मुनरो को पोल्लेलूर में हरा दिया। हराने के बाद फिर क्या हुआ, मंगलौर की संधि हो गई। यहाँ ये आए, इन्होंने पहले पोर्टो नोवा में आयरकूट ने हैदर अली को हराया, लेकिन फिर आगे उस युद्ध को टीपू सुल्तान ने कंटिन्यू किया और उसने फिर हेक्टर मुनरो को हरा दिया। यहाँ पर फिर मंगलौर की संधि हो जाती है। तृतीय की बात करेंगे, फिर ये देखिए 84 के बाद अब ये 90 और 92 में हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच होता है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें टीपू सुल्तान बुरी तरीके से हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 99 में और टीपू सुल्तान की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इससे पहले वो वेलेजली इन्हें सहायक संधि के लिए फोर्स करता है। ठीक है, टीपू सुल्तान नहीं मानते और फिर युद्ध होता है जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अच्छा, ये जो कर्नाटक वॉर थे इसमें तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है जिसमें ब्रिटेन की तरफ से जो होता है, इसमें एक युद्ध होता है बीच में ही, इसको हम वॉन्डी वॉश का युद्ध कहते हैं। बहुत ये पूछा जाता है और इसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से होता है आयरकूट और फ्रांसीसी की तरफ से होता है कैप्टन डे लैली। ठीक है, तो विजय तो यहाँ पर ब्रिटेन की ही होती है, लेकिन ये आयरकूट और लैली को लेकर पूछा जाता है ये कौन सा युद्ध था, तो ये वॉन्डी वॉश का था। किसके बीच था, ब्रिटेन और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है, 60 में होता है ये, 1760। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आंग्ल मराठा युद्ध के साथ। आंग्ल मराठा में प्रथम आंग्ल मराठा होता है 1775 से लेकर 82। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख संधियां होती हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से देखेंगे तो 1773 से हमारे गवर्नर जनरल बनने शुरू हो गए थे। तो बंगाल का गवर्नर जनरल उस टाइम पे हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स।
या इसको हम हेस्टिंग्स 1 भी बोलते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो हेस्टिंग्स 1 था। इस समय पे 3 संधियां होती हैं, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि और बसीन की संधि। ठीक, फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो द्वितीय आंग्ल मराठा जो था आर्थर वेलेस्ली और जनरल केक के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान चलता है। मतलब आप देखिए अंग्रेज जीत जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे वेलेस्ली, इस टाइम पर वेलेस्ली था। और अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर था हेस्टिंग्स 2। तो आप ये याद रखें, मराठा युद्ध जो प्रथम हुआ है वो हेस्टिंग्स 1 है और जो आखिरी हुआ है 3 वो हेस्टिंग्स 2 है, बीच में वेलेस्ली है। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रही हूँ, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, अगर पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये लिंक करके पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद तृतीय की बात करेंगे, 16 से 19 में हुआ। पेशवा जो थे वो अंग्रेजों से पराजित हो गए। परिणामतः क्या हुआ, पूना की संधि होती है। पूना की संधि तृतीय से रिलेटेड है और ये तीनों संधियां फर्स्ट से रिलेटेड है। संधि के अनुसार क्या होता है, पेशवा का समस्त राज्य मुंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, तो फाइनली आप क्या देख रहे हैं, मैसूर मिल गया, मराठा मिल गया। अब आंग्ल सिख युद्ध की बात कर लेते हैं। पहला हुआ 45-46 में, लाहौर की संधि होती है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल आ जाता है हार्डिंग 1। चलिए, तो द्वितीय की बात कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाता है डलहौजी। ठीक है, तो साथ ही साथ आप गवर्नर जनरल देखते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स नेपियर का नेतृत्व होता है लेकिन डलहौजी गवर्नर जनरल है। और 1849 में गुजरात में युद्ध होता है और वहाँ पर सिख जो है वो हार जाते हैं। चलिए, अब और कुछ प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। ये आपका सीक्वेंस में लगाने के लिए बहुत आते हैं, तो याद रखिएगा। 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1759 बेदरा का युद्ध होता है, लेकिन ये अंग्रेज़ और डचों के बीच में है। 1760 वांडीवाश का युद्ध अभी हमने देखा था। ठीक है, और ये तृतीय कर्नाटक वॉर के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद 1764 बक्सर का युद्ध, अंग्रेज़ों में हेक्टर मुनरो था और बाकी ये 3 थे, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं भारत में ब्रिटिश की प्रशासनिक राजनीतियाँ जो थी। ठीक है, बेसिकली इसमें यह पूछा जाता है कि ये जो सहायक संधि थी इसके अंतर्गत कौन कौन से जो राज्य थे वो अधिकार में लिए गए और इनका सीक्वेंस, सबसे पहला कौन सा लिया गया था या फिर इनको सीक्वेंस में लगाएं, पहला कौन सा था बाद में कौन सा था, इन दोनों से रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है बस। ठीक है, तो सबसे पहला है 1798 हैदराबाद का निज़ाम, मैसूर 1799, तंजौर 1799। और अगर मैसूर और तंजौर दोनों दिए जाएंगे तो पहले मैसूर आएगा। अवध 1801, पेशवा 1801, भोंसले 1803 और सिंधिया 1804। उसके बाद करते हैं व्यपगत के सिद्धांत की बात। लॉर्ड डलहौजी इससे संबंधित है, तो इसमें सबसे पहला जो था वो सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध को जो था इन्होंने 1856 में अधिकार में लिया, लेकिन इसे डलहौजी ने कुशासन के आधार पर विलय किया था। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य को कुशासन के आधार पर अपने अधिकार में लिया गया था। ठीक है, डलहौजी के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा, अवध का नाम आएगा। चलिए अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य एवं उनके संस्थापक की। ठीक है, तो हैदराबाद निज़ामुल मुल्क चिनकिलिच खां जिसे कहते हैं, कई बार पूछा गया है। कर्नाटक की स्थापना की सादतुल्ला खां ने। उसके बाद बंगाल की मुर्शीद कुली खां 1717 में फर्रुख शेर ने इन्हें बंगाल का नवाब बना दिया था। ठीक है, और औरंगज़ेब के समय से ही, यानी औरंगज़ेब की मृत्यु होती है 1707 में, 1700 से ही ये वहाँ पर स्थापित थे, मतलब। ठीक है, और बाद में ये जो बंगाल के आखिरी सूबेदार थे और ये अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं और फिर खुद बंगाल के नवाब बन जाते हैं। ठीक है, अवध का सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने, मैसूर हैदर अली, केरल त्रावणकोर की बात करेंगे तो मार्तंड वर्मा ने स्थापना की। चलिए अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के जो नेतृत्व करता थे वह दमन करता थे। बहुत पूछे जाते हैं कि किस जगह पे किसने दमन किया और यहाँ पर किसने नेतृत्व किया था। दिल्ली में बख्त खान हडसन दमन करता। ठीक है,
लखनऊ में बेगम हजरत महल, कैंपबेल। अच्छा, कैंपबेल आप देखेंगे, देखिए 4 जगह कैंपबेल है। कानपुर में नाना साहब, कैंपबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, यूरोज। और यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए क्या कहा था कि ये इतने मर्दों में अकेली मर्द थी। ठीक है। जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। इलाहाबाद, लियाकत अली, जनरल नील। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, कैंपबेल। रोहेलखंड यानी कि बरेली ही पूछा जाता है ये, बरेली से खान बहादुर खान, कैंपबेल। चलिए, अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए प्रमुख विद्रोह। सारे विद्रोह सीक्वेंस में लगे हुए हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आना निश्चित है, आप ध्यान रखें। ठीक है। या तो वो ये समय काल पूछ लेगा इसका, उससे टाइम स्टैम्प से आपको मैच करना पड़ेगा, या फिर ये कौन सा सुमेलित है या नहीं है, नेतृत्वकर्ता पूछ सकता है, या फिर क्षेत्र पूछ सकता है। इन चारों सेक्शन में से कुछ भी आ सकता है, ध्यान से पढ़िएगा। सन्यासी विद्रोह होता है 1763 से 1800 तक। नेतृत्व करता है मंजू शाह, देवी चौधरानी। क्षेत्र है बंगाल। ज़्यादातर आप देखेंगे जो क्षेत्र है वो बंगाल बिहार वाला ही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था, तो सारी चीज़ें जो व्यापार चलता था, सब कुछ चलता था, वहीं से होता था। चुआर विद्रोह 1771 से शुरू हुआ, जगन्नाथ इसके नेतृत्व करता थे, बंगाल और बिहार। ठीक है। फ़कीर विद्रोह 1776, मजनूम शाह, बंगाल। चेरो विद्रोह 1800, भूषण सिंह, झारखंड। त्रावणकोर 1805, वेलुथम्पी, केरल। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 से होता है, सारे सिपाही पार्टिसिपेट करते हैं तमिलनाडु में। भील विद्रोह 1812 से 19, सरदार दशरथ होते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। पागलपंथी विद्रोह करमशाह, बंगाल 1813 में होता है ये। पाइका विद्रोह 1817 से 25, बख्शी जगबंधु विद्याधर, कहाँ, उड़ीसा। नेक्स्ट आता है आपका, ज़्यादातर एग्जाम में ये हो विद्रोह के नाम से आता है, लेकिन अगर हौज विद्रोह के नाम से भी आए तो भी हो विद्रोह की ही बात चल रही है। 1820-21, राजा जगन्नाथ, संथाल परगना से। ठीक है। रमोसी विद्रोह 1822, चित्तूर सिंह, महाराष्ट्र, पुणे से। कित्तूर चिन्नम्मा विद्रोह 24 से 29, रानी चेन्नम्मा, कित्तूर, कर्नाटक में। खासी विद्रोह 27 से 33, तीरथ सिंह, जयंतिया पहाड़ी, मेघालय। अहोम विद्रोह 28 से 33, गोमधर कुमार, असम। वहाबी आंदोलन 28 से 88, टीटू मीर दादू मियाँ, पटना, बंगाल। फराजी विद्रोह 38 से 60, शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ, बंगाल। कूका विद्रोह राम सिंह कूका, पंजाब, 40 में। गडकरी विद्रोह 44, दाजी कृष्ण पंडित, बाबा अहिरेकर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। चलिए, खोंड विद्रोह आता है 1855, चक्र बसाई, उड़ीसा। संथाल या फिर हूल विद्रोह भी आ सकता है, ज़्यादातर संथाल के नाम से ही आता है। हूल भी आए तो आप समझ जाइएगा कि संथाल विद्रोह की बात चल रही है। 1855-56, सीटू कानी व भैरवचंद, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो ज़्यादातर क्षेत्र कवर करता है वो झारखंड का करता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार ये भी कवर करता है। उस पूरे क्षेत्र को हम छोटा नागपुर पठार बोलते हैं। नील विद्रोह 59 से 60, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, नदिया जिला। पावना विद्रोह 73-76, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल, बंगाल। मुंडा विद्रोह 1895-1901, बिरसा मुंडा, झारखंड। मणिपुर या फिर नागा विद्रोह, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा। 1920, जादो नांग एवं रानी गेंडल्यू, इनका नाम बहुत सुना होगा आपने, मणिपुर। मोपला विद्रोह 1921, मोपला किसान, मालाबार क्षेत्र, केरल। केरल वाले क्षेत्र को मालाबार बोला जाता है और तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल तक बोला जाता है। रंपा विद्रोह 1922 से 24, सीताराम राजू रंपा, आंध्र प्रदेश। चलिए, अब आधुनिक भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार संगठन हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्थापना होती है ब्रह्म समाज की, राजा राम मोहन राय 1828 में, कहाँ करते हैं, बंगाल में। धर्म सभा राधाकांत देव 1830, बंगाल। तत्व बोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1839, कलकत्ता। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन शिवदयाल साहब 1861, आगरा। वेद समाज श्री धरालू नायडू तथा केशव चंद्र सेन 1864, मद्रास। प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग 1867, बम्बई। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873, पुणे। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875, बम्बई। चलिए, देव समाज सत्यानंद शिव नारायण
अग्निहोत्री, 1887 लाहौर। अच्छा, देव समाज है ये, और अभी हमने वेद समाज पढ़ा था, उसके धरालू नायडू हैं, उन्होंने कहाँ पे की थी? मद्रास में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 वेलूर कलकत्ता में। भारत सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से ज़्यादातर पूछा जाता है ये। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बम्बई में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर 1923 बम्बई। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी 1932 बम्बई, और बाद में इसका नाम रख दिया गया था हरिजन सेवक संघ। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ भीमराव अंबेडकर ने 1942 में नागपुर। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट मिशन मतलब समाज आंदोलन थे, सामाजिक धार। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत व विदेशों में कुछ क्रांतिकारी संगठनों की। 1902 में अनुशीलन समिति बनती है कलकत्ता और ढाका में। कौन? वरींद्र कुमार घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी, प्रमोथा मित्तर और पुलिन दास के द्वारा। अनुशीलन समिति ही मिदनापुर में बनती है, वो ज्ञानेंद्र नाथ बोस। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कलकत्ता और ढाका की बात चले तो हो सकता है उसमें ज़्यादातर जो नाम देते हैं वो वरींद्र कुमार घोष का देते हैं। ठीक है, और अगर मिदनापुर की वो पूछे स्पेसिफिकली तो ज्ञानेंद्र नाथ बोस आएंगे। 1904 में अभिनव भारत वीडी सावरकर पुणे में बनाते हैं ये। ठीक है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है अभिनव भारत, इसका ईयर भी पूछा गया है, कहाँ बनी थी, किसने बनाई थी। 1905 इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1913 में गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना बनाते हैं। 1913 में ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भाकना। ठीक है, 1980 युगांतर पार्टी बंगाल में बनती है सूर्य सेन के द्वारा। 1924 की बात करेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA। तो पहले HRA की स्थापना होती है कानपुर में। कौन कौन करता है? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल। फिर क्या होता है? 1924 में ये बना। 26 में भारत नौजवान सभा बनाते हैं पंजाब में भगत सिंह। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई, कानपुर में ये हो गया HRA और भारत नौजवान सभा हो गई पंजाब में। 1928 में क्या होता है? भगत सिंह इन दोनों को मिला देते हैं, HRA और नौजवान सभा। और फिर क्या होता है? फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, वहाँ पर एक ये लोग मीटिंग रखते हैं और उसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर क्या करते हैं? स्थापना हो जाती है HRA और इसको मिलाकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट और जुड़ जाता है रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो पहले ये HRA था और फिर ये HSRA हो जाता है। चलिए, तो अब ये कुछ समाचार पत्र और पत्रिका हैं। तो इसमें बेसिकली ये पूछा जाता है कि किसने शुरू किया था। बंगाल गैजेट 1780 में हुआ, कलकत्ता में हुआ, जेम्स अगस्त हिक्की। ठीक है, इंडिया गैजेट 1787 कलकत्ता में, हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है ये। उसके बाद बंगाल गैजेट 1818 में कलकत्ता में, JS बकिंगम। तो ये प्रथम सरकार बंगाली समाचार पत्र था। ठीक है, और जब बंगाल गैजेट 1780 में बनाया तो ये आयरिश थे, इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद संवाद कौमुदी की बात करते हैं, कलकत्ता में हरिश्चंद्र रॉय। मिरातुल अखबार 1821 राजा राम मोहन राय ने, और ये फारसी भाषा का प्रथम जर्नल था। ठीक है, इन्होंने इसी तरीके से जाम ए जहानुमा ये इन्होंने शुरू किया, ये भी कलकत्ता में ही किया था, ये भी इन्होंने कलकत्ता में ही किया था। राजा राम मोहन राय ने किया है, ये उर्दू का प्रथम समाचार पत्र था। फारसी का प्रथम मिरातुल अखबार, उर्दू का प्रथम जाम ए जहानुमा। उसके बाद आ जाते हैं बॉम्बे समाचार। 1822 में ही हुआ ये, कलकत्ता और बम्बई में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और भी लोग थे जिन्होंने किया था, और ये गुजराती का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, अब फिर आ जाता है बॉम्बे टाइम्स। 1838 में हुआ बम्बई में। 1861 के पश्चात ये जो बॉम्बे टाइम्स था इसी को द टाइम्स ऑफ इंडिया कहा गया है। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट नाइट ने इसकी आधारशिला रखी और थॉमस बेनेट द्वारा इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया। उसके बाद राष्ट्रगुफ्तार इसका कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने। हिंदू पैट्रियट कलकत्ता, गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, तो बाद में जो इसका संस्थापना जो थी हरिश्चंद्र मुखर्जी करने लगे इसका एडिटिंग। ठीक है, उसके बाद सोम प्रकाश की बात करते हैं। 1858 द्वारकानाथ विद्याभूषण।
तो ये प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र था। इंडियन मिरर कलकत्ता देवेंद्रनाथ टैगोर। बंगाली 1862 में कलकत्ता गिरीश चंद्र घोष, और 1879 से ये फिर एस.एन. बनर्जी करने लगे। तो ये देखिए आप, यहाँ गिरीश चंद्र घोष ने जो दोनों शुरू किए हैं उसको बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया, और फिर बंगाली की बात करेंगे तो एस.एन. बनर्जी ने। अमृत बाजार पत्रिका 1868, जैसौर जिला वर्तमान में बांग्लादेश में है। ये किया था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। उसके बाद बंग दर्शन 1873 कलकत्ता में, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। केसरी और मराठा तिलक चिपलोणकर अगरकर, बेसिकली इसमें नाम जब आता है तो तिलक का आता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, ये ध्यान रखिए, केसरी जो है वो मराठी है और मराठा जो है वो अंग्रेजी है। ठीक है, युगांतर की बात कर लेते हैं 1906, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, तो आप ये सीक्वेंस से देख रहे हैं, बॉम्बे समाचार आया, फिर बॉम्बे टाइम्स आया, राष्ट्र गुफ्तार आया, हिंदू पैट्रियट आया है। ठीक है, चलिए अब कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं ये अधिवेशनों के नंबर हैं, कि यानी 22वां अधिवेशन, 23वां अधिवेशन, मैंने उनके ही नंबर लिए हुए हैं। ठीक है, किस सन में हुए, कहाँ पर हुए और किसने अध्यक्षता की और क्या उसमें इम्पोर्टेंट बातें थी। ठीक है, पहले की बात करेंगे, 1885 से शुरू हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, तो पहला अधिवेशन होता है 1885 में, बम्बई में होता है। W.C. बनर्जी जो थे वो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं अधिवेशन के, और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। 1886 में होता है कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी, क्योंकि ये पारसी थे, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष हुए। पहले वो हिंदू थे, ये गैर हिंदू हो गए। 1887 मद्रास, सैयद बद्रुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। यानी शुरू के जो 4 हैं उसमें हिंदू हो गए, फिर पारसी हो गए, फिर मुस्लिम हो गए और प्रथम अंग्रेज भी हो गए। उसके बाद 21वां सेशन आता है 1905, बनारस में होता है। ये गोपाल कृष्ण गोखले इसका अध्यक्षता करते हैं, और ये बंग भंग आंदोलन था। और इसमें होता क्या है कि कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियाँ थीं उसकी आलोचना की जाती है। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन क्या करता है, बंगाल विभाजन का घोषणा हो गई थी, बंगाल विभाजन कर दिया गया था। तो उसके उपलक्ष्य में ये जो अधिवेशन था ये रखा गया था, और ये अक्टूबर में हुआ था। ज़्यादातर जो अधिवेशन होते थे ये 28 और 29 दिसंबर के आसपास होते थे। ठीक है, उसके बाद 22वां होता है 1906 में कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी फिर से इसका वो करते हैं, और यहाँ पर स्वराज्य शब्द जो है वो प्रथम बार प्रयोग होता है, कई बार पूछा गया है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, इसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, तो रास बिहारी घोष थे इसमें। नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है कांग्रेस का। ठीक है, नरम और गरम दल से मतलब क्या आ गया, नरम जो कि सिद्धांतवादी थे और गरम दल वाले जो कि उन्हें ये था कि अब भाई कैसे भी करके अंग्रेज़ों को जाना चाहिए। ठीक है, 1908 की बात कर लेते हैं, मद्रास में हुआ। इसका भी रास बिहारी घोष ने किया था। कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है यहाँ पे। 1909 की बात करेंगे, लाहौर, मदन मोहन मालवीय, प्रथम निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, कौन सी व्यवस्था आई थी 1909 में जो था वो मॉन्टेक्यू जेम्सफोर्ड सुधार आता है। उस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे और सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर मुस्लिम्स को प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की स्वीकृति दे देते हैं, जिसको कि कांग्रेस जिसका विरोध करती है। ठीक है, 1916 की बात करेंगे, लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, और यहाँ पर गरम और नरम दल में समझौता हो जाता है। 1905 में देखिए वो 1907 में अलग होते हैं और 1916 में फिर से एक हो जाते हैं। 1917 की बात करेंगे, कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। जहाँ भी जो प्रथम है वो इम्पोर्टेंट है। 1919 में अमृतसर में होता है, मोतीलाल नेहरू करते हैं। और अमृतसर में देखिए मैंने अभी आपको बताया ये दिसंबर में होते थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की जाती है। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन जो था उसका समर्थन किया जाता है। ठीक है, जलियांवाला बाग अपना हत्याकांड कब हो गया था, 13 अप्रैल को ही हो गया था 1919 में। 1922 में जो 38वां हुआ वो हुआ गयाजी में, गयाजी बिहार। CR दास जो थे स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की। 1923 में होता है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में।
मौलाना मोहम्मद अली अबुल कलाम आज़ाद, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बने। ठीक है। उसके बाद स्वराज दल को इसमें परिषद में चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई। 40वां 1924 में होता है बेलगांव अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं, अध्यक्षता करते हैं। फिर बात करेंगे 41वें की। 1925 में कानपुर में होता है सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है। प्रथम महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी 33 वाले में, 1917 कलकत्ता में, और कानपुर में सरोजनी नायडू होती हैं। 1929 लाहौर में होता है, जवाहरलाल नेहरू होते हैं और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब स्वराज से काम नहीं चलता, अब पूर्ण स्वराज का मतलब है फुल इंडिपेंडेंस। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसको प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है ऑफिशियली, कि अब हम भी तैयार हैं। ठीक है। उसके बाद 1931 46 कराची में होता है, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पर आपका गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया जाता है, अप्रूवल दिया जाता है, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है। अच्छा, कुछ ज़्यादातर दिसंबर में होते थे, लेकिन कुछ होता है ना कि मीटिंग्स जल्दी बुला ली जाती हैं, तो कुछ बीच में भी हुए हैं। ठीक है। उसके बाद 51 होता है 1937 फैजपुर में, जवाहरलाल नेहरू पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 1938 हरिपुरा, ये गुजरात में है। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। 38 और 39 दोनों सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ये हरिपुरा में था और ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। लेकिन इसमें कुछ समय के पश्चात बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, और इसी के बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1930, 35, 40 से 45 तक कांग्रेस के कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं किए गए थे। ठीक है। और 32 में और 33 दोनों में मालवीय जी को चुना गया था, परंतु वो थे जेल में। तो इस वजह से 32 में क्या हुआ था कि अमृत रणछोड़दास सेठ, इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। और इसमें नलिनी सेन गुप्त, इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। और ये मेन थे, इनके साथ और भी कार्यकारी अध्यक्ष जो थे, मतलब उन्हें भी बनाया गया था, जैसे कि एम ए अंसारी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरोजनी नायडू हो गई, अबुल कलाम हो गए, लेकिन मेनली जो नाम आएगा वो इनका आएगा, और इसमें नलिनी सेन गुप्त। तो ये ध्यान रखिएगा कि 32 और 33 वाले जो थे, 1932 और 33 में जो सेशंस थे, दोनों में मालवीय जी को चुना गया था, लेकिन वो जेल में थे, इस वजह से ये कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए, तो अब एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत के जो गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं और उनके समय में इम्पोर्टेंट काम हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि हुआ क्या था जब ये गवर्नर जनरल बनने शुरू हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बंगाल में गवर्नर बनाकर भेजा गया रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है। 17 से 57 से लेकर 60 तक वो थे। उसके बाद 60 से 65 वेंसी टाट रहे और 65 से 67 दोबारा रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। इसीलिए जो प्लासी का युद्ध हुआ उस टाइम पर रॉबर्ट क्लाइव है, लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें बंगाल का गवर्नर वेंसी टाट है। ठीक है। तो अब चीज़ें कैसे होती हैं, सबसे पहले है बंगाल का गवर्नर, उसके बाद 1773 का एक्ट आता है और उसके बाद बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल। कहाँ का? बंगाल। उसके बाद 58 का एक्ट आता है और उसके बाद बनता है भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। और उसके बाद बनता है वाइसराय ऑफ इंडिया। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसमें से आपसे ये पूछा जाता है कि पहला बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वो रॉबर्ट क्लाइव था।
ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वो कर्टियर था। बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? तो वो है हेस्टिंग्स वन या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो वो आपका एमहर्स्ट आता है। ठीक है। अब भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल। ठीक, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग या फिर पहला वॉइस रॉय कैनिंग। भारत का अंतिम वॉइस रॉय अगर हम बात करेंगे तो वो फिर आपका माउंटबेटन। ठीक है, चलिए। या फिर अंतिम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करेंगे भारत के, तो वो हम स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो राजगोपालाचारी। ठीक है, अदरवाइज माउंटबेटन। ठीक, चलिए तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि किन वॉइस रॉयस के टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। अच्छा, मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइस राय की ही हम बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे। दिए आपको सारे दिए हुए हैं मैंने, कि अगर क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। मैंने इसे कैसे याद किया है? हिंदुस्तान के सब वासी भारत माता है अपनी। ठीक है, ये हो गए आपके बंगाल के गवर्नर जनरल। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हेस्टिंग्स की। हेस्टिंग्स के टाइम में क्या क्या काम हुए? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1774 रोहिला युद्ध होता है, 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध होता है जिसमें 3 संधियां हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1782 में सालबाई की हो गई, बसीन की हो गई और पुरंदर की। ये तीनों संधियां वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुई। और इस 80 से 84 जो द्वितीय मैसूर युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें कौन सा वो हुआ था? आयरकूट जब पोर्टो नोवा पर जाकर हैदर अली को हरा देता है, तो वो वाली चीज़ भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुई थी। और टीपू सुल्तान से जो युद्ध होता है और मद्रास की संधि होती है, वो भी आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही होती है। सॉरी, मद्रास नहीं, मैंगलोर की संधि होती है। मद्रास की तो फर्स्ट में हुई थी। ठीक है, 69 में। चलिए, अब दूसरे हम बात करते हैं कॉर्नवालिस की। तो कॉर्नवालिस के टाइम में क्या क्या हुआ? तीसरा मैसूर युद्ध हुआ 90 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। फिर कॉर्नवालिस कोड की अभी हमने बात करी थी, जिसमें इस्तमरारी व्यवस्था की बात हुई थी। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो वेलेस्ली की बात करेंगे। शोर के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्रोनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको यहाँ लिखा है। वेलेस्ली की आप बात करेंगे तो वेलेस्ली में सहायक संधि प्रणाली अभी हमने बात की थी, 1798 में आती है। फिर चौथा मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें है ना टीपू सुल्तान सहायक संधि को स्वीकार नहीं करते हैं, युद्ध होता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दूसरे मराठा युद्ध की अभी हमने तीनों मराठा देखे थे। फर्स्ट वाले में हेस्टिंग्स 1, दूसरे वाले में वेलेस्ली और तीसरे वाले में हेस्टिंग्स 2। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम मिंटो 1 की। यहाँ पर क्या होता है? रणजीत सिंह के साथ युद्ध होता है और अमृतसर की संधि होती है, सिख युद्ध की बात चल रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हेस्टिंग्स 2 की। अभी बात की थी हमने, एक तो एंग्लो नेपाल युद्ध होता है, इसमें सुगौली की संधि होती है। ठीक है, तीसरा मराठा युद्ध होता है, मराठा परिसंघ का विघटन हो जाता है इसमें, और रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी उसकी स्थापना होती है 1820 में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमहर्स्ट की। एमहर्स्ट के टाइम में पहला वर्मा युद्ध होता है 1824 से लेकर 26। तो अब ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल। अब हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो चलिए, बंगाल के गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तान के सबवासी भारत माता है अपनी। अब भारत माता आज इतनी है दुखी क्यों? भारत से बेंटिक, बी से, एम से मैटकॉफ, ऑकलैंड, एलन ब्रो, हार्डिंग, डलहौजी, कैनिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। ठीक, विलियम बेंटिक की बात करते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन और 1833 का चार्टर एक्ट आता है। अच्छा, बेंटिक का जो टाइम रहा है वो 28 से 34 रहा है, लेकिन जो 33 का चार्टर आता है उसमें गवर्नर जनरल की बात
होती है। तो अगर बेसिकली अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो हम 1833 से 57 की बात करेंगे। ठीक, तो यानी ये बंगाल के गवर्नर जनरल पहले रहे और उसके बाद इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो विलियम बेंटिक की बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑकलैंड की। ऑकलैंड के टाइम में पहला अफगान युद्ध हुआ था, कब? 1838 से लेकर 42। ठीक, ऑकलैंड के बाद हम बात कर लेते हैं हार्डिंग वन की। हार्डिंग वन के टाइम में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, अभी देखा था, उसमें लाहौर की संधि होती है और कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसा सामाजिक सुधार कई बार पूछा गया है कि इनमें से किसके टाइम में हुआ था। ठीक है, फिर डलहौजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। देखिए, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ, फिर वर्मा का अधिकरण कर लिया इन्होंने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया। ये राज्य हम देख चुके हैं कौन कौन से पहले बाद में थे। उसके बाद वुड्स डिस्पैच जो आता है वो इसके टाइम में आता है इंग्लिश एजुकेशन के लिए। ठीक है, और वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ये अभी हमने क्रोनोलॉजी में देखा था। पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी डलहौजी के टाइम में हुई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैनिंग की, जो कि अंतिम भारत के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, 1857 का विद्रोह। ठीक, उसके बाद कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, अभी देखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन हो जाता है, भारत सरकार अधिनियम आ जाता है 58 में और उसके बाद ये वायसराय बन जाता है। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आता है और भारतीय परिषद अधिनियम से क्या हो, पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर आपने राष्ट्रपति का अध्यादेश पढ़ा होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो शक्ति होती है वो 123 आर्टिकल में है। और अगर हम बात करेंगे गवर्नर जनरल के अध्यादेश की शक्ति कौन से एक्ट से आई थी, किस अधिनियम से मिली थी, तो वो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से मिली थी। ना डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, बट आप अभी यहाँ पर याद रख लें अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम वायसराय पर आ जाते हैं। तो वायसराय में क्या होता है भाई, भारत के वायसराय हो गए। तो अब यहाँ भी देख लेते हैं कि कोई ईमानदार लोग मौके पे ना लोभी रहते। अब रिपन तक का टाइम ये हो गया। तो अब कैनिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कैनिंग की बात हो चुकी है 62 तक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लॉरेंस की, तो क्या होता है, भूटान का युद्ध होता है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में अब उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। ठीक है, जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना पहले हो चुकी है और अब किसकी स्थापना होती है, उच्च न्यायालयों की। किसके टाइम में, जॉन लॉरेंस के टाइम में। फिर उसके बाद ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद लिप्टन की बात कर लेंगे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आता है, शस्त्र अधिनियम आता है, सेकंड अफगान वॉर होता है और क्वीन विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। ठीक है, किसमें, दिल्ली दरबार में। चलिए अभी दिल्ली दरबार की बात चल रही है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस किस के टाइम में दिल्ली दरबार हुआ था। तो 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। पहला होता है आपका लिप्टन के टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इंग्लैंड की महारानी है, वही केसर ए हिंद की उपाधि दी गई जो हमने अभी देखा है। दूसरा होता है आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ठीक है, कब, 1903 में। और तीसरा होता है आपका हार्डिंग के टाइम पे 1911 में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या हुआ था, जो 1905 में कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था, तो यहाँ पर क्या होता है, इंग्लैंड के जॉर्ज 5 और जो वहाँ की महारानी थी मैरी, ये दोनों भारत आए थे और इन्होंने जो बंगाल विभाजन था उसे निरस्त कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट बात है तृतीय दिल्ली दरबार की। ठीक है, तो आप याद रखें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर रिपन के साथ। रिपन के टाइम में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था उसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर पहला कारखाना अधिनियम आता है कि भाई इतने घंटे काम होना चाहिए, महिलाओं का इतना होना चाहिए, बच्चों को नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प आया। एल्बर्ट बिल विवाद जो था वो इनके टाइम पर आया और शिक्षा पर हंटर आयोग इनके टाइम पर आया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि दुष्ट लोग ईमानदारी को छोड़ मौके पर हड़पने को रहते।
इसलिए वे लोग वहीं मरते रहते, आगे आएगा इसमें। तो अब डफरिन की बात कर लेते हैं। डफरिन के टाइम में थर्ड वर्मा वॉर हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी हमने देखा था 85 में हुई थी, एओ ने की थी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आप लैंसडाउन पर। लैंसडाउन में क्या क्या हुआ, इनके में भी कारखाना अधिनियम फिर 1891 में आता है, फिर भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1892 का, और डूरंड आयोग की स्थापना होती है। अब ये डूरंड लाइन किस किस के बीच सीमा बनाती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज़, ठीक है। उसके बाद हम कर्जन की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 1905 में बंगाल विभाजन के लिए, जिसका मैंने अभी बताया कि फिर 1911 में जो वो बंगाल विभाजन है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, दिल्ली दरबार में जब आते हैं जॉर्ज फिफ्थ और मैरी, ठीक। और क्या क्या होता है भाई, पुलिस आयोग की नियुक्ति हो रही है, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हो रही है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आ रहा है और बंगाल का विभाजन, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम मिंटो सेकंड। स्वदेशी आंदोलन चलता है इनके टाइम में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, सूरत स्प्लिट अभी हमने देखा था कांग्रेस अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मॉर्ले मिंटो सुधार आता है 1909 में, जहां मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हार्डिंग। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। हार्डिंग के टाइम में अभी दिल्ली दरबार की बात हुई थी। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हो जाता है, हिंदू महासभा की स्थापना हो जाती है। फिर बात करते हैं हम चैम्सफोर्ड की। लखनऊ की संधि होती है, चंपारण सत्याग्रह होता है। यहाँ से अब 1915 से महात्मा गांधी भारत में आ चुके हैं। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा होती है, वो पूरा हम सारे अगस्त देख चुके हैं। भारत सरकार अधिनियम आता है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग के टाइम में देखिए क्या क्या हो गया भाई। चौरी चौरा की घटना हो गई 1922 में, 1921 से 26 तक रहे हैं। अब जो भी घटनाएं तब तक हो रही हैं तो वो रीडिंग है। असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं क्योंकि चौरी चौरा हो गया। स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई CR दास के द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती हो गई 1925 में। उसके बाद आता है लॉर्ड इरविन। इरविन में गांधी इरविन पैक्ट होता है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आ जाता है 27 में। उसके बाद हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग की स्थापना। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है, दीपावली घोषणा होती है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है पूर्ण स्वराज्य संकल्प के लिए। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन होते हैं, पहला गोलमेज सम्मेलन है और गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद वेलिंगटन क्या होता है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ठीक है, जिसे कम्युनल अवार्ड बोला जाता है। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होते हैं आपके। पूना पैक्ट होता है किस किस के बीच, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है जो कि हमारी संवैधानिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आ जाती है लॉर्ड लिनलिथगो की। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 शुरू हो जाता है। उसके बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है। त्रिपुरी संकट क्या होता है, जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, ठीक है, कि भाई अब मुस्लिम राज्य चाहिए हमें। अगस्त प्रस्ताव आता है, लिनलिथगो के द्वारा पढ़ा था अभी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन होता है, क्रिप्स मिशन आता है और फिर गांधी जी का अगस्त संकल्प हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेवेल पर। वेवेल के टाइम में क्या होता है, C राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला आता है, वेवेल योजना आती है और शिमला सम्मेलन आता है। कैबिनेट मिशन हो गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो गया किसका, मुस्लिम लीग का, कि भाई अब हमें अपना मुस्लिम बहुल राज्य चाहिए। उसके बाद क्लीमेंट एटली भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। फिर 3 जून प्लान आता है जिसमें कहा जाता है कि भाई 22 जून तक हम चले जाएंगे। रेड क्लिफ आयोग और भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। फिर राजगोपालाचारी जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल का समाप्त कर दिया जाता है। तो ये आपके सारा आधुनिक भारत एक ही वीडियो में है जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर आप यही कर भी जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
जो भी आपका आधुनिक भारत का सेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।